हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से लाया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है टेरर इन द ओल्ड मैंशन। एंड फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टेरर इन द ओल्ड मैंशन। उस शिमला जाने वाली ट्रेन में जहाँ मैं छुट्टियाँ मनाने जा रहा था, मेरी मुलाकात एक दिलचस्प शख्स विजय सहाय से हुई। मैं देहरादून के एक दैनिक समाचार पत्र में काम करता था, मगर कुछ महीनों से काम के दबाव में मैं बहुत परेशान था। मुझे एक ब्रेक की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मेरा शौक़ लेखन के अलावा और कुछ छोटी छोटी कहानियाँ लिखने के विचार में भी था, जिन पर और भी ज़्यादा मुझे विचार करने की ज़रूरत थी और मुझे सोचने के लिए शांत और एकांत वातावरण की ज़रूरत थी, जो कि पहाड़ों में ही मिल सकता था। इसलिए मैंने 10 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया। शिमला चुनने की एक वजह थी, मेरे एक पुराने सहकर्मी वीरेंद्र रावत का पुश्तैनी घर वहीं था। एक शाम हम कॉफ़ी हाउस में बातें कर रहे थे और छुट्टियां बिताने के लिए संभावित जगहों के बारे में कुछ खोजबीन कर रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि मैंने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है, तो वीरेंद्र ने तुरंत मुझे शिमला में मुफ्त आवास की पेशकश की। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ तो चलता, लेकिन तुम जानते हो कि मैं इस समय कितना व्यस्त हूँ, और फिर अब यहाँ पर ऑफिस में बहुत काम है, और फिर देहरादून में अब सर्दी भी शुरू हो गई है। खैर, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ राम सिंह तुम्हारा ध्यान रखेंगे। उन्होंने हमारे परिवार के लिए 50 साल तक काम किया है। मेरी ट्रेन का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था और मेरे ठीक बगल में एक और शख्स बैठा था। वो लगभग 50 साल का होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, बाल बीच से अलग, आंखों में एक तीखी नज़र और होठों पर एक बहुत अच्छी मुस्कान। लेकिन उनके कपड़े ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 50 साल पहले किसी नाटक के लिए ही कपड़े पहने हों। आजकल कोई भी ऐसी जैकेट या ऐसे कॉलर या चश्मा या जूते नहीं पहनता। हम बातें करने लगे। पता चला कि वह भी शिमला जा रहे हैं। क्या तुम भी छुट्टियों के लिए जा रहे हो? मैंने उनसे पूछा, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं आया और थोड़ा वह चिंतित हो गए। हो सकता है कि ट्रेन के शोरगुल में वह मेरा सवाल सुन ही ना पाए हों। मैं अब पहाड़ों में वीरेंद्र के घर के काफ़ी पास आ गया था। घर के सामने की ज़मीन एक पट्टी थी, जिस पर सब्जियां और फूल दोनों उगे हुए थे, और आसपास कोई घर भी नहीं था, इसलिए परेशान किए जाने की संभावना ना के बराबर थी और मैं आराम से अपनी कहानी लिख सकता था। राम सिंह के बहुत विरोध के बावजूद भी मैंने अपने लिए अटारी वाला कमरा चुना। वो एक हवादार छोटा सा कमरा था, बेहद आरामदायक और पूरी तरह से प्राइवेट। मैंने अपना सामान ऊपर ले जाकर और बाकी सामान में से अपना कुछ निजी सामान निकालना शुरू कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी चेहरे वाली क्रीम भूल आया हूँ, जो सर्दियों में काफ़ी कारगर होती है। तभी राम सिंह ने कहा, कोई बात नहीं साहब, पास की तरफ एक दुकान है, यहाँ से 5 मिनट की पैदल दूरी पर आपको आपकी क्रीम वहाँ से मिल जाएगी। फिर चाय के तुरंत बाद शाम करीब 4 बजे मैं दुकान के लिए निकल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह का इस्तेमाल किसी क्लब की तरह हो रहा हो। अंदर लकड़ी की बेंचों पर लगभग 7-8 अधेड़ उम्र के आदमी बैठे थे और वह आपस में बड़े ही दिलचस्पी से बातें कर रहे थे। उनमें से एक बेचैनी से कह रहा था, देखो, ये सिर्फ सुना हुआ नहीं है, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, तो यह 30 साल पहले हुआ था, है ना? लेकिन ऐसी बातें तो याददाश्त से मिटती नहीं है ना। जो हुआ उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, ख़ासकर इसलिए क्योंकि वह शख्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। सच कहूँ तो आज भी मैं उनकी मृत्यु के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। मगर क्यों? एक शख्स ने पूछा। फिर मैंने अपनी वो क्रीम खरीद ली। फिर कुछ देर इधर उधर दुकान में भटकने के बाद उन चीज़ों को देखने लगा जिनकी मुझे सच में ज़रूरत नहीं थी। असल में मैं उन लोगों की बात सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था। फिर उस सज्जन ने आगे कहा, अरे ज़रा सोचो, मेरे अपने दोस्त ने मुझसे सिर्फ 10 रुपये में शर्त लगाई और उस पश्चिमी कमरे में एक रात बिताने चला गया। अगली सुबह मैंने काफ़ी देर तक उनके आने का इंतज़ार किया, लेकिन जब वह नहीं आया तो मैं अपने कुछ दोस्तों को लेकर पहाड़ वाली उस भूथा हवेली तक पहुंचा और देखा कि उसी कमरे में मेरा मित्र बिल्कुल मृत पड़ा है। उसकी आंखें खुली और वह छत को घूर रहा था। उन आंखों में मैंने जो डर देखा उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो है कोई प्रेत। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, सांप के काटने या किसी और चीज़ का कोई निशान नहीं था। तो उसे प्रेत के अलावा कौन मार सकता था? तुम ही लोग बताओ। मैं उनकी ये सब बातें सुनता रहा। मैं 5 मिनट और बिताने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। शिमला
कि इन गांव के एक दक्षिणी कोने में जाहिर सी बात है एक 200 साल पुरानी हवेली है जो पहाड़ के ऊपर है और जो कभी वहाँ के राजा महाराजा या फिर ज़मींदार की रही होगी। वो सालों से वीरान पड़ी थी, पर पहले इसमें एक व्यक्ति रहा करता था। उसका नाम सोमनाथ था और उसकी मृत्यु के 10 वर्षों के बाद भी कभी भी किसी ने उस कमरे में रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। फिर भी शिमला के इस गांव के आसपास के निवासी वहाँ के अजीब व गरीब माहौल से बेहद परेशान रहते थे और रात में तो क्या दिन में भी यहाँ से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। फिर इन लोगों की इस बातचीत में मैं उत्सुक होकर दुकान से बाहर आ गया और देखा कि वही सज्जन जो मुझे ट्रेन में मिले थे यानी कि विजय सहाय, वो बाहर खड़े थे। उनको देखते ही मैंने कहा, अरे विजय जी, क्या आपने सुना वो क्या कह रहे थे? हाँ बिल्कुल, पर क्या तुम प्रेतों पर विश्वास करते हो? मैंने कहा, खैर देखिए, मैंने प्रेतों वाले घरों के बारे में अक्सर सुना है, लेकिन मैं कभी एक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो वास्तव में किसी घर में रुका हो और उसने कुछ देखा हो। इसलिए मैं आपकी बात से थोड़ा बहुत ही सहमत हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। पर एक बात जानते हो, मैंने वो घर देखा है। वो घर देखा है? क्या मतलब है आपका? सिर्फ बाहर से। वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मील। अगर तुम इस सड़क पर सीधे जाओगे और यहाँ से और सीधे उस पगडंडी पर चलते जाओगे, फिर दाएं मुड़ोगे तो वहाँ सिर्फ 1/4 मील की दूरी पर ही तुम्हें वो घर दिखाई देगा। मुझे विजय सहाय दिलचस्प लगा। वैसे इतनी जल्दी घर लौटने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैं उनके साथ ही चल पड़ा। फिर उस पहाड़ वाली भूतिया हवेली हमें आसानी से दिखाई नहीं दे रही थी। उसका ज़्यादातर हिस्सा जंगली पौधों और लताओं की घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। सिर्फ दरवाजे का ऊपरी हिस्सा ही बाकी सब चीज़ों से ऊंचा दिखाई देता था और घर पहुंचने से 10 मिनट पहले ही वह दिखाई दे जाता था, यानी कि उस हवेली तक पहुंचने में। दरवाज़ा असल में सामने वाले बरामदे में था, लेकिन बहुत जर्जर हालत में। एक लंबी ड्राइव पर लगे फव्वारे से कुछ मूर्तियां और एक विशाल इमारत के अवशेष दिख रहे थे। उसके ऊपर बना एक और चबूतरा भी हमें दिखाई दिया, पर वो सिर्फ कबूतरों के लिए ही था। हमें पता चला कि बीच की जगह कभी एक बगीचा हुआ करती थी। विजय सहाय कुछ देर तक उस जगह को घूरते रहे, फिर बोले, जहाँ तक मुझे मालूम है प्रेत दिन के उजाले में बाहर नहीं आते। चलो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसी कमरे में चला जाए जहाँ सोमनाथ की मृत्यु हुई थी। वो पश्चिमी कमरा, वो वाला। हाँ ठीक है, उसी तरफ चलते हैं। तभी विजय ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि आप थोड़े हैरान हैं। खैर, मुझे आपको सच बताने में अब कोई आपत्ति नहीं है, मगर शिमला के इस गांव में आने का मेरा एकमात्र कारण वही घर है। क्या सच में? हाँ, मुझे भोपाल में पता चला था कि वह घर प्रेत वाला है। मैं ये देखने के लिए इतनी दूर आया था कि क्या मुझे कोई प्रेत यहाँ पर मिल सकता है। जब आपको याद है, आपने मुझे ट्रेन में मुझसे पूछा था कि मैं क्यों आ रहा हूँ और मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। आपको शायद ये बड़ा असभ्य लगा होगा, लेकिन मैंने तय किया था कि आपको थोड़ा और जानने के बाद ही मैं आपको कुछ बताऊं। लेकिन आपको प्रेत का पीछा करने के लिए भोपाल से इतनी दूर क्यों आना पड़ा? मैं इसे 1 मिनट में समझाता हूं। मैंने आपको अभी तक अपने पेशे के बारे में नहीं बताया है। सच तो ये है कि मैं प्रेतों और अलौकिक चीज़ों का विशेषज्ञ हूँ। मैंने पिछले 30 साल से इस क्षेत्र में शोध करते हुए बिताए हैं। मैंने पिशाचों, भेड़ियों यानी वेयरवुल्फ और बिगफुट के प्रमाण होने के बारे में प्रकाशित सभी किताबें पढ़ी हैं, इसलिए मुझे अलग अलग भाषाएं भी आती हैं। स्पेन में एक प्रोफेसर हैं जिनकी इसी कामों में रुचि है। पिछले करीब 5 साल से मैं उनके साथ पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। मेरे लेख स्पेन की जानी मानी पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। विजय सहाय ने सारी बातें करी, पर मुझे ये ख्याल ही नहीं आया कि वह झूठ बोल रहा है या अपनी बातों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। मगर विजय रुका नहीं। फिर उसने कहा, मैं देश भर में 100 बूथा घरों में रुका हूँ, जैसे जबलपुर, झांसी, मसूरी, नैनीताल आदि, और भी कई जगहों पर, और करीब करीब 70 से ज़्यादा डाक बंगलों में जो जंगल के अंदर हैं और जो बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़े हैं। इनके अलावा मैं भारत के उपनगरों में भी करीब करीब 100 घरों में मैंने रातें बिताई हैं। ये तो बेहद बहादुरी का काम है, मैंने कहा। लेकिन ये कहते कहते विजय सहाय रुक गए।
फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं डरता नहीं हूँ। डर तो सब में होता है, मगर प्रेत मुझे कभी दिखाई ही नहीं दिए। सच्चाई तो ये है। हाँ, मगर एक बार मुझे ऐसा अनुभव ज़रूर हुआ था। मैं हमेशा की तरह एक अंधेरे कमरे में बैठा कुछ होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे बालों को खींचा है। मैं एकदम अचंभित रह गया। मैंने अपने सिर को छुआ तो कुछ भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है, पर कुर्सी पर बैठे होने की वजह से मैं आगे गिरा नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी गर्दन को दबाने की कोशिश कर रहा है, पर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी देर में कुछ भी नहीं हुआ और फिर वो सारी रात बीत गई। बस इतना ही था। लेकिन इतने सालों में मेरे साथ बस यही हादसा हुआ और मेरा इसी बात के लिए अनुभव वो है जो मैंने तुमसे आज साझा कर लिया। अब मैंने कहीं कुछ मिलने की उम्मीद तो छोड़ दी थी, पर फिर एक पत्रिका में ये एक लेख पढ़ने को मिला तो मैंने सोचा कि आखिरी बार अपनी किस्मत क्यों ना आजमा लूँ। इस घर के बारे में उस लेख में काफ़ी कुछ कहा गया था। ये बातें करते करते हम अब दरवाजे तक पहुंच चुके थे। तभी विजय सहाय ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, आज सूरज 6 बजे डूबेगा और अभी सिर्फ 5:30 ही बजे हैं। अंधेरा होने से पहले एक बार हम जाकर उस कमरे को देख लेते हैं। हम जब उस आंगन में पहुंचे तो आंगन के चारों ओर बरामदे थे। हमारे दाहिनी ओर एक टूटी हुई पालकी पड़ी थी और उसके आगे ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी थी। सीढ़ियों पर इतना अंधेरा था कि विजय सहाय को अपनी जेब से टॉर्च निकालकर जलानी पड़ी। हमें रास्ता बनाने के लिए मकड़ी के जालों की एक अदृश्य दीवार को तोड़ना पड़ा। आखिरकार जब हम पहली मंजिल पर पहुंचे तो मैंने मन ही मन सोचा, अगर ये घर प्रेतों का निकला तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ये वैसे भी बहुत डरावना है। फिर पश्चिमी वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था। विजय सहाय ने अपनी तर्जनी से उसे धीरे से धक्का दिया। एक अजीब भय ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। दरवाज़ा खुल चुका था, मगर अजीब बात थी, कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। हो सकता है कि ये कभी बैठक कक्ष रहा हो। बीच में एक बड़ी मेज़ थी जिसका ऊपरी हिस्सा गायब था। सिर्फ 4 टांगें सीधी खड़ी थीं। खिड़की के पास एक आराम कुर्सी रखी थी। हालांकि अब उस पर बैठना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि उसका एक हाथ और उसकी सीट का एक हिस्सा टूट गया था। मैंने ऊपर देखा तो एक पुराने ज़माने के हाथ से खींचे जाने वाले पंखे के टुकड़े अभी भी छत से लटके हुए थे। उनमें रस्सी नहीं थी, बस बाकी सारी पुरानी चीज़ें। और इन वस्तुओं के अलावा कमरे में एक शेल्फ था जिसमें कभी राइफलें रखी हुई होंगी। फिर मैंने देखा कि विजय सहाय कुछ सोच में डूबे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? जी हाँ विजय सर, थोड़ा बहुत ऐसा जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। हाँ, वही आवाज़ है, मगर बहुत धीरे आ रही है। मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ ज़्यादा देर रुकना चाहिए। फिर वे अचानक बोले, अरे ये ज़रूर कोई प्रेत है। वो सामने आएगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन अभी यहाँ से चलो। अब विजय सहाय ने कहा कि मैं कल की रात इसी हवेली में बिताऊंगा। मैं आज रात नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कल अमावस्या की रात है और प्रेतों के बाहर आने का सबसे अच्छा समय। इसके अलावा मुझे कई चीज़ें चाहिए जो आज मेरे पास नहीं है। मैं फिर कल आऊँगा। आज मैं तो बस एक सर्वेक्षण करने आया था और मुझे पता लग गया कि यहाँ कोई ना कोई प्रेत ज़रूर है। फिर हम वीरेंद्र के घर के पास अलग होने से पहले अपनी धीमी आवाज़ में उन्होंने बोला, कृपया मेरी योजना के बारे में किसी और को ना बताना। आज मैंने जो सुना है उसके अनुसार यहाँ के लोग इतने अंधविश्वासी और आसानी से डर जाने वाले हैं कि अगर उन्हें मेरे इरादे का पता चल गया तो वह मुझे अंदर आने से रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, कृपया इस बात का बुरा ना मानना, मैंने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा। देखो, ऐसे किसी भी चीज़ के लिए अकेले रहना पड़ता है। फिर अगले दिन मैं लिखने बैठा, पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। मेरा मन बार बार उसी हवेली के पश्चिमी कमरे में घूम रहा था। फिर सोचा, आज विजय सहाय का क्या अनुभव होने वाला है। फिर मैं शाम को विजय सहाय के साथ उसी पहाड़ वाली हवेली के गेट तक गया। आज विजय सहाय ने कुछ अजीब कपड़े पहन रखे थे और उनके पास 2 छोटी बोतलें थीं। फिर मैंने पूछा, अरे विजय सर, ये बोतलें किस लिए? उन्होंने कहा, इसमें ख़ास तेल है जो मेरे अपने फॉर्मूले से बना है और मच्छर भगाने के लिए बेहतरीन है, और इससे मैं कमरे में आने वाले मच्छर, कीड़ों और सांपों तक से सुरक्षित रहूँगा।
उन्होंने बोतलें वापस अपनी जेब में रख लीं, टॉर्च उठाई और उससे अपना सिर छुआ। फिर उसने मुझे आखिरी सलाम किया और अपने भारी बूटों की बजरी पर खड़खड़ाहट के साथ अंदर चला गया। मैं उस रात ठीक से सो नहीं सका। फिर सुबह होते ही मैंने राम सिंह से कहा कि एक थर्मस फ्लास्क में 2 लोगों के लिए पर्याप्त चाय भर दो। फिर फ्लास्क को लेते ही मैं उसी हवेली की तरफ चल पड़ा। आसपास कोई नहीं था। विजय सहाय को आवाज़ दूं या सीधे पश्चिमी कमरे में चला जाऊं। मैं सोच ही रहा था कि एक आवाज़ आई, अरे इधर आइए इधर। तभी देखा विजय सहाय घर के पूर्वी हिस्से से जंगली पौधों के छोटे से जंगल से हाथ में नीम की एक टहनी लिए बाहर आ रहे थे। वह बिल्कुल भी ऐसे आदमी नहीं लग रहे थे जिन्हें पिछली रात कोई अप्राकृतिक या भयावह अनुभव हुआ हो। जैसे भी करीब आए वह खिलखिलाकर मुस्कुराए। मुझे नीम का पेड़ ढूंढने में लगभग आधा घंटा लग गया। मुझे टूथब्रश से ज़्यादा ही अच्छा लगता है, आप समझ गए। मुझे उससे पिछली रात के बारे में पूछने में कुछ झिझक हुई, पर फिर भी मैंने कहा, मैं चाय लाया हूँ, क्या आप पीना चाहेंगे या घर जाना चाहेंगे? ओह चलो आओ चाय पीते हैं, पहले उस फव्वारे के पास बैठते हैं। विजय सहाय ने चाय का एक लंबा घूंट लिया और बड़े आनंद से कहा, आह। फिर मेरी ओर मुड़े और आंखों में चमक भरकर बोले, तुम यह जानने के लिए तड़प रहे होगे कि कल रात क्या हुआ था, है ना? हाँ हाँ, मेरा थोड़ा यही मतलब था सर। विजय जी प्लीज़ बताइए क्या हुआ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि सब बताऊँगा, लेकिन एक बात बता दूँ, पूरा अभियान बेहद सफल रहा। उसने अपने लिए चाय का दूसरा मग डाला और अपनी कहानी शुरू की। जब तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए थे तब शाम हो रही थी। घर में जाने से पहले मैंने थोड़ा इधर उधर देखा था। यहाँ तो बहुत सावधान रहना पड़ता है अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो। और भाई शाम को तो यहाँ पर ऐसा समय होता है जब जानवर और अन्य जीवित प्राणी प्रेतों की तुलना में अधिक नुकसान आपको पहुँचा सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ यहाँ जंगल है। लेकिन मुझे कुछ भी खतरनाक नहीं लगा। फिर मैं अंदर गया और ग्राउंड फ्लोर के कमरों में देखा जो खुले थे। किसी के पास कोई फर्नीचर नहीं बचा। मुझे बस एक में कुछ पुराना सामान दिखा और कुछ चमगादड़ वहाँ पर छतों पर लटके थे। मेरे अंदर जाते ही वह हिले भी नहीं, इसलिए मैंने उन्हें परेशान किए बिना बाहर आने की सोची। मैं शाम करीब 7 बजे ऊपर गया और रात की तैयारी करने लगा। मैं अपने साथ एक छोटा सा बिस्तर भी ले गया था जिसे मैं कुर्सी पर रख सकता था, बस बहुत छोटा। पहला काम जो मैंने किया वह उस आसान कुर्सी को साफ़ करना था और फिर मैं उस पर बैठ गया। कमरे में मुझे थोड़ी सी घुटन महसूस हुई, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी। गलियारे का दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया गया ताकि कोई भी अगर आना चाहे तो आ सकता है, यानी कि जिस चक्कर में मैं आया हूँ। फिर मैंने फ्लास्क और टॉर्च को फर्श पर रख दिया और आराम कुर्सी पर लेट गया। वह काफ़ी असुविधाजनक थी, लेकिन पहले भी कई रातें इससे भी अधिक अजीब परिस्थितियों में मैंने गुजारी हैं। फिर धीरे धीरे अंधेरा हो गया और दूर बैठे सियारों ने अपना गाना बंद कर दिया और झींगुर भी शांत हो गए। मैं नहीं बता सकता कि मैं कब सो गया। और फिर जब सुबह आँख खुली तो मैं उसी चेयर पे लेटा हुआ था और फिर उठकर अब तुम्हारे पास आ गया हूँ। फिर विजय सर थोड़ा रुके। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं था, पर रात में क्या हुआ आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं, वास्तव में आपको इन चीज़ों से डरने का कोई कारण नहीं है, मगर आप तो एक राइटर हैं अनुज बाबू, और आपको अपने आर्टिकल्स के लिए कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर ढूंढनी होती है। इसलिए मैं आपको दिखाए बिना अपनी बाकी की कहानी नहीं बता सकता। तो फिर आओ अंदर चलो। हम फिर से अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। पहली मंजिल पर जाते समय विजय सहाय ने केवल एक ही बात कही, अब फिर से मुझे प्रेतों का पीछा कभी करना नहीं पड़ेगा अनुज बाबू, कभी भी नहीं। फिर मैंने उसी जगह सारी चीज़ें वैसी ही रखी देखी जैसे मैंने उस रात देखी थी। और फिर हम पश्चिमी कक्ष के सामने आके रुके। अंदर आ जाइए, विजय सहाय ने कहा। दरवाज़ा बंद था। फिर मैंने ज़ोर से उसे धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। तभी मेरी नज़र फर्श पर पड़ी और मेरे भय की एक अजीब लहर दौड़ गई। कौन फर्श पर लेटा था? वही शख्स जो अभी तक मेरे साथ था। उसके पैरों में भारी जूते थे, यानी विजय सहाय। मैं परेशान होकर उस पहली मंजिल से कूद गया और फिर जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने राम सिंह और अन्य लोग खड़े थे। ये गांव के आसपास के ही निवासी थे। तभी राम सिंह ने कहा, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे ये तो हम नहीं जानते, पर अब हम आपको घर ले जा रहे हैं। मुझे सब लोग घर तक ले गए और वहाँ पर जल्दी से एक पास के डॉक्टर को सूचित किया, जिसने मुझे दवाइयाँ दी और आराम करने के लिए कहा। मेरे आराम करने के बाद राम सिंह एक गर्म दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में आया और उसने मेरी ओर देखकर कहा कि अच्छा हुआ साहब आप उस कमरे में नहीं रुके जहाँ पर विजय सहाय रुका हुआ था, वरना आपका भी वही हाल होता जो सालों पहले सोमनाथ का हुआ था।
ये बातें सुनकर मैं बेहद घबरा गया, पर फिर मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मैं सुरक्षित था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी टेरर इन द ओल्ड मैंशन। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर इन्जॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज सोयाबा। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।